अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया दौर। नाज़रीन, सेनेट का आखिरी इजलास चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की सदारत में शुरू हो चुका है और आज के इजलास में इंतखाबी धांधली पर बहस की जा रही है। और आज की बहस में सेनेटर्स की तरफ से जिन खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया और इस हवाले से जिस किस्म के सख्त मुतालबात किए गए हैं, इस पर देखना यह है कि क्या कार्रवाई मुमकिन है कि जिस किस्म के सख्त मुतालबात रखे जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो सियासी जमातें हैं वो मेल मुलाकातें भी कर रही हैं, लेकिन जो नून लीग और पीपल्स पार्टी है उनके दरमियान अभी तक सेटलमेंट होती नजर नहीं आ रही है। क्या वजूहात हैं इसके पीछे, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर मलिक साहब और इसहार राना साहब। मलिक साहब, सबसे पहले तो जो आज का जो सेनेट का इजलास था इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्योंकि आज हमने देखा कि बड़ा सख्त किस्म का एक जारहाना एग्रेसिव किस्म का जो है वो माहौल रहा। हाँ, दुरुस्त कह रही है कि सेनेट एक पाकिस्तान की पार्लियामान का हिस्सा है और आपका इलेक्शन कमीशन जो है वो बेसिकली आपका एक रियासती इदारा है। तो अगर आप देखें पार्लियामान भी रियासत का इदारा तो ये समझे कि रियासत आमने सामने है। मतलब सेनेटर में मुश्ताक जो जमात इस्लामी से हैं यहाँ पे उन्होंने, और एक सेनेटर हैं ताहिर बजिंजो, उन्होंने तो सीधी सीधी आइन शिकनी, गद्दारी, आर्टिकल 6 लगाए। मतलब ये इस तरह के अल्फाज हमने कभी किसी इस तरह इदारे के हट के बारे नहीं सुने। सुना है ठीक है, अगर किसी ने गद्दारी किया है या कोई दहशत गर्दी है तो इस तरह की बातें हमने सुनी है, या आइन तोड़ा किसी ने, ये फर्स्ट टाइम हुआ है। तो उन्होंने तो सीधा सीधा कहा, उन्होंने कहा जी ये तो अपना आर्टिकल 6 का केस है। मतलब आर्टिकल 6 से मुराद क्या है, ये आम जुबान में इसका मतलब जिसकी सज़ा फांसी है, आपने बगावत की है, आपने गद्दारी की है पाकिस्तान के आइन से। तो दूसरी तरफ वो सेनेटर जो अली जफ़र हैं पीटीआई के, उन्होंने भी अपना वो पूरा जो उनका बयानिया है धांधली वाला, उन्होंने रज के उस पर अटैक किया। उन्होंने कहा हमारा निशान छीन लिया गया, एक किस्म की है जो सिर्फ हम जमात थे 144 हमारे लिए थी, बाकी किसी के लिए। उन्होंने अपना केस बड़ा तरले से बयान किया। मगर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है वो सेनेटर मुशाहिद हुसैन है जो मुस्लिम नून से हैं। उन्होंने एक अलग बात की है, वो हम उसमें बाद में डिटेल में बात कर सकते हैं। वो उन्होंने अपना एक फ़िलासफ़ी दी है जो यहाँ वैसे काफ़ी पॉपुलर है कि और सारे मिलकर हुकूमत कर लें, कौमी हुकूमत बने। जो उसमें जो सबसे जो इंटरेस्टिंग मैं समझता हूँ डिबेटेबल चीज़ है वो ये है कि एक किसी नून की प्लेटफार्म से ये बात कही गई है कि सियासी कैदी रिहा होने चाहिए या उनको रिहा करो, इसमें इमरान खान भी शामिल है। तो ये एक बड़ी बात है, ये नून लीग के प्लेटफॉर्म से ये बात की गई है कि आपको पाकिस्तान को एक कंसेंसस की तरफ लेके जाना चाहिए, मुफाहमत की तरफ लेके जाना चाहिए, जो जरदारी की लाइन है। तो उसमें ये कहा गया कि इसके लिए ज़रूरी है सोचा जाए कि आप जो आपके जो सियासी कैदी है उनको रिहा करें, आप उनको छोड़ें। और सबसे बढ़ के कहा कि आप उनसे मुज़ाकरात करें पीटीआई से, इमरान खान को भी छोड़ें, इंडायरेक्टली बात हुई। और साथ इससे ये कहा गया कि आप मिलकर ऐसी हुकूमत बनाएं, उनको भी शामिल करें। तो ये मोटी मोटी जो आज की सेनेट की जो कार्रवाई उससे मेरे हिसाब से ये अहम चीज़ है। ठीक है राना साहब, आप कैसे देखते हैं कि जिस किस्म का रोल आज हमने सेनेट के इजलास में सेनेटर्स का देखा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कि देखिए, वो मीर तकी मीर साहब का एक शेर है कि तोहमत चंद अपने ज़िम्मे धर चले, जिस लिए आए थे वो हम कर चले। मुझे बताएं कि ये सेनेट का मेरा ख्याल है आखिरी इजलास है, 6 साल होते हैं एक सेनेटर के। तो क्या खटा हमने इस सेनेट के ऊपर करोड़ों रुपए खर्चे, अरबों के ऊपर रुपए खर्चे हमने। इस सेनेट ने कौम को क्या दिया? कौम को कौन सी ऐसी चीज़ इन 6 सालों में इन्होंने दी है वाने बाला ने कि जिसका हम ये समझें कि कौम ने जितना पैसा इन पे खर्चा, इनकी तनख्वाहों पे, इनके टीएडीए पे, इनके इजलास के ऊपर जो खर्चा होता है वो, इनके मराद पे, इनके इलाजों पे, इनके मुफ्त बिजली के बिलों पे, इनके मुफ्त पेट्रोल पे, हमने तो अपनी जान निछावर कर दी। तो इस सेनेट ने कौम को क्या दिया? कोई एक रेजोल्यूशन, कोई एक ऐसी बताएं जो गरीब आदमी के लिए की गई हो। कोई एक ऐसी कोई सेशन बता दें जिसमें नौजवानों के मसाइल के ऊपर गुफ्तगू हो कि भाई इनका क्या करना है। हालांकि यहाँ पर तमाम सूबों की नुमाइंदगी है भाई। ऐवान बाला जो है और किस चीज़ के लिए होता है, ठीक है ना? हाउस ऑफ लॉर्ड जो है वो इसीलिए होता है ना वहाँ पे कि वो लोग वो थिंकर्स होते हैं और वो सोचते हैं कि भाई कैसे हो, क्या हो, ठीक है ना? एक इजलास बताएं जिसमें हमने इन्वायरमेंटल मसाइल के ऊपर गुफ्तगू की हो कि इसका हल क्या निकाला जाए। क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस टाइम बड़े चंद मसलों में से एक है। नौजवानों के फ्यूचर के ऊपर, आईटी की तरवीज पर, नौजवानों के लिए नई राहें खोलने पर कितने इजलास हुए इस बात पे कि जो ये
बच्चियां हैं हमारे इस मुल्क की, इनके जो मसाइल हैं औरतों के, और क्या कहते हैं वडेरों के घर में पलने वाली बच्चियों के, कमियों के घर, तो इस सेनेट का मैंने क्या अचार डालना है, चाटना है मुझे इसे? जो सेनेट हमारा सबसे ऊपर बैठा हुआ इदारा है, वो अवाम के लिए एक कानून साजी नहीं कर सका। तो मुझे तो इस आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन दिस ऑल। लेकिन जो आज सेनेट में बहस हुई और जिस किस्म के मुतालबात किए गए, खासतौर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, क्योंकि इस वक्त तो धांधली जो है वो एक बड़ा इशू बना हुआ है पूरे मुल्क का, क्योंकि 11-12 रोज़ हो चुके हैं और अभी तक जो है वो हुकूमत बनने की तरफ नहीं जा रही है, तो ये मामलात ख़राब होते जा रहे हैं। तो इसमें जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इस किस्म के सवालात उठाए गए, या जिस तरह अभी मलिक साहब ने भी कहा कि आर्टिकल 6 की बात की जा रही है, तो ये किस हद तक संगीन हो सकता है? देखो ना, एक लड़के ने अपनी माँ से कहा कि मैंने ना शर्त लगाई है कि कांच चिट्टा होता है। तो उसकी माँ ने कहा कि पोते तू हार जाएगा। तो उसने कहा हारूंगा तो तब मैं जब मानूंगा। वाह, ठीक है ना। तो इलेक्शन का आप जो मर्जी कहते रहे, इलेक्शन कमीशन के कान पे जूं नहीं रेंग रही। ठीक है, अब तो आलम ये आ गया मलिक साहब के इरफान सद्दीकी साहब जैसे एतराफ कर रहे हैं कि हाँ जी 15-16 पे तो हुई है। यानी जो इरफान सद्दीकी साहब वो हैं मुस्लिम लीग नून के जिसे कहते हैं ना इंटेलेक्चुअल क्रिकेट की टीम के ओपनिंग बैट्समैन है, वो भी एतराफ कर रहे हैं। जमात इस्लामी भी कह रही है, एएनपी भी कह रही है, जेयूआई भी कह रही है, पीपल्स पार्टी भी कह रही है, पीटीआई भी कह रही है। अगर कोई नहीं मान रहा तो वो हमारे आला जनाब हजरत चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं सुल्तान साहब, वो नहीं मान रहे। आज पाकिस्तान अगर एक शदीद बदनज़मी का, बद इंतज़ामी का, हमें मलक से मेरी जब का होती है कन्वर्सेशन, हम कई मलक में बताओ यार, रिक्शे वाले से लेके घर में आने वाले सैनिटरी वाला हर बंदा परेशान नहीं है? परेशान, हर बंदा परेशान है। और इस एक बंदे की वजह से, एक इदारे की वजह से कि आपने उस इलेक्शन का बेड़ा गर्क करके रख दिया और आप मानने पे तैयार नहीं। फिर और सुन लो, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा कि आपने अपने खिलाफ तफ्तीश भी खुद ही करनी है। अगर आपके खिलाफ कोई केस होगा, हो रहा है कि जी बेईमानी हुई है, धांधली हुई है, उसके लिए जो बनेगा उसके भी हेड आप हैं। बल्ले भी बल्ले तुम्हारे इंसाफ के। अगर इस तरह इंसाफ निकलना है तो फिर करते रहे। मैं तो इस सेनेट से वैसे ही मायूस था, मैं तो पार्लियामेंट से मायूस हूं, क्योंकि जिस पार्लियामेंट में अरबों खरबों और एक और सुन लें, ये सेनेट की जो टिकटें, ये नॉमिनेशन होती है, करोड़ों रुपए दिए जाते हैं उन नॉमिनेशंस के लिए ताकि उन्हें टिकट मिल सके। अभी मार्च में इलेक्शंस भी होने जा रहे हैं। मार्च में इलेक्शन होने जा रहे हैं। और फिर जब जिस पार्लियामेंट के अंदर चीनी माफिया, घी माफिया, आटा माफिया, दाल माफिया, ठीक है, दूध माफिया, बिल्डर्स बैठे हो, ओ ऊपर तुमने बिठा दिए सारे मुल्क को लूटने वाले और नीचे बिठा दिए जो लूट रहे हैं, और आप कह रहे हैं ये पार्लियामेंट हमारे मसाइल का निकालेगी। खे निकालेगी मसाइल तो का। पार्लियामेंट में मसले तो हल पार्लियामेंट में ही होंगे, क्योंकि आप जब इलेक्शन कराते हैं तो इसका मतलब यही है कि हमने जो वोट दिया है वो इसीलिए दिया है कि हमारे जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। ये पार्लियामेंट में बैठ के लोग इसको हल करें। नहीं, वो राना तो पता है ना, ऐसे वो अपना जब वो बैटिंग आता है हर चीज़ गलत, हर चीज़। मैं समझता हूँ इस सेनेट ने दुनिया में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और ये आलमी तारीख का हिस्सा रहेगी ये सेनेट। इसने एक ऐसा काम किया, मैं तो हैरान हूँ कि राना को वो स्वाय मतलब नेगेटिविटी के है ही कुछ नहीं, हर चीज़ नेगेटिव। अच्छा, ऐसा कौन सा पॉजिटिव काम हाँ, आपने देख लिया? मतलब देखे ना, इंसान जब तजिया करे तो ईमानदारी से करे। पूरी दुनिया को पता है कि 38 ज़्यादा होते हैं कि 66 ज़्यादा होते हैं। मैं पास नहीं याद, मैं आपसे सवाल किया, 38 लोग जमहूरियत में, यार इस सेनेट ने आलमी रिकॉर्ड कायम किया। और ये हमारी आने वाली नस्लें जो मैथमेटिक्स पढ़ेंगी ना, कि किसी से सवाल किया जाएगा 33 ज़्यादा होते हैं कि 66 ज़्यादा होते हैं, तो मेरा ख्याल है वहाँ नोट होना चाहिए कि पाकिस्तान सेनेट ने इसको गलत साबित किया। तो ऐसी सेनेट जिसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, आप उसको इंसल्ट कर रहे हैं। एक जुमला इसका मैं लगता है, देखिए जो ये कह रहा है इस बात को समझें आप, ठीक है ना? नहीं, अब इसकी बेइज्जती ना करो, अच्छी पर बात बताओ। मैं इस अच्छी बात दुनिया का कोई इदारा दिखा दो, मुझे दुनिया का कोई इदारा मलिक साहब मुझे बताएं कि जिस कौम का ऐवाने बाला में इस लेवल का फ्रॉड होता हो, हाँ, तो ये ब्यूटी तो फिर क्या रह गया पीछे यार? अच्छा, दूसरी बात, इतने ऊपर जाके दूसरी बात जो मेरा तनकीद हमेशा होती है, नहीं चेयरमैन सेनेट के इंतखाब की बताना, वो तो बाद में आ जाएगा। मैं एक चेयरमैन अपना पीटीए को भी मैं सलाम करना चाह रहा हूँ, ट्रिब्यूट करना चाह रहा हूँ।
क्योंकि वो हमें सुना था कि जो चेयरमैन जब आया था ना तो सब लोग कहते थे, वैसे मैं तब भी बहस करता था कि हाँ इज़ ए ग्रेट अपोजिशन मैन, ये रूलिंग नहीं कर सकता। इतना ज़ोर था जनाब, मैंने इतना 26 साल काम किया, मैंने टीम बना ली है, माशी टीम फलानी है, फलान टीम बना ली है, कोई चीज़ होती है आपके दिमाग में मेमोरी में आ जाती है। हम जर्नलिस्ट हैं तो वाना में गए, हमारे ब्यूटीफुल जो हैंडसम, सॉरी ब्यूटीफुल तो हैंडसम तो हमारे वज़ीर आज़म जब गए ना, मुझे अच्छी तरह याद है, बिल्कुल ऐसे वो शेर आया जिस तरह हेलीकॉप्टर है, बिल्कुल ठटर आवाज़ें आ रही हैं। तो उनसे पूछा कि उसी दिन ब्रेकिंग न्यूज़ आई थी कि इलेक्शन कमिश्नर जो है ना एक सुल्तान साहब आ गए हैं, नए सुल्तान साहब। तो हमारे डियर हैंडसम वज़ीर आज़म ने फरमाया कि मैं एक बड़ा सही बंदा लेके आया हूँ और ये इंसाफ का आदमी है, क्रेडिबल आदमी है, गैर जानबदार आदमी है, और अब आपको निजात मिल गई है गांध से मुराद है जो उनका ख्याल था जो पहले इलेक्शन कमिश्नर था वो कुछ नहीं है। तो सिलेक्शन ऑफ मैन को भी तो सलूट करना तो ये सिलेक्शन तो वो फिर आपके फेवरेट वज़ीर आज़म के दौर में हुई है। नहीं देखिए फैसला ही उनका है। अच्छा मेरी अर्ज सुन ले, वैसे तो मलक इतना मासूम आदमी है कि ये कोई भी फैसला किसी के खाते भी डाल दे, इसे भी सब चीज़ों का पता होता है कि वो उन्होंने नहीं की। मैं तो ये अर्ज करने जा रहा हूँ कि जो 3 आर्मी चीफ से मियां नवाज शरीफ साहब की लड़ाई हुई थी वो भी कोई बाहर से किसी ने सिलेक्ट नहीं किए थे। ज़ियाउल हक साहब ने जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी थी तो वो भुट्टो साहब की चॉइस थे, उन्होंने 7 जनरल्स को सुपरसीड करके उन्हें बनाया था, ठीक है ना। हाँ 8 नंबर पे थे, ठीक है। तो क्योंकि मलक के आंखों में दिल में तुझे बसा के कर लूँगी बंद आंखें, पूजा करूँगी तेरी, इसके जहन में सिर्फ एक ही बंदा रहता है और ये उसी को याद कर करके वो करता है उसका नाम। लेकिन असल चीज़ ये है कि मैं तो ये बता रहा हूँ, फर्ज करें कि मैं आपको कोशिश करके इस प्रोग्राम के कहता हूँ कि भाई ये होस्ट होंगी, आगे से तुम मुझे ही पढ़ने लग जाओ तो मैंने तो अच्छाई में किया ना तुम्हें, आगे से तुम यार देखो कैप्टन का काम है सही प्लेयर ढूंढना, इसमें हमारी आपस की बात हो रहा है, हम तो ह्यूमन है और छोटे से हमारा तो एक कीड़ी मकोड़े वाला रोल है ना। जब अल्लाह ताला ने आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया, और मैं उस बंदे की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं दिल से बात कर रहा हूँ, दुनिया के जितने भी क्रिकेटर्स हैं ना, लीडरशिप की बात मैं कर रहा हूँ, कैप्टन मेरे से ज़्यादा जनाब को पता है, इस बारे में कंसेंसस है कि ऑल टाइम ग्रेट कैप्टन्स में जो नाम आता है वो इमरान खान है। और कैप्टन का क्या काम होता है, उसको सबसे पहले अपनी टीम बनानी आती है, बंदे की सलाहियत उसी को वसीम अकरम तलाश किया ना, उसी ने। और मैं हैरान हूँ कि खान साहब की ऐसी देखे ना, मैं तो कह रहा हूँ कि हाँ उसने ऐसा किया, मैंने तो मिसालें दी कि लोगों ने तो ऐसी सिलेक्शन भी की जो जिन्होंने फिर उन्हें फाय लगा दिया, ठीक है ना। मियां साहब हर दफा, तो आपके ख्याल में ये सिलेक्शन ठीक नहीं थी? नहीं मुझे नहीं पता ना यार, सारी बात बताओ ना, अगली बात भी तो बताओ ना। ऐसे कौन सी वाली कि ये जब अपना हमारे हैंडसम वज़ीर ने कहा था, ये तो जनरल बाजवा ने कहा था, मैंने इसलिए रखा था। अच्छा तो ये भी तो बताओ ना। मेरी बात सुन लें, गुड बॉय भी था, छोटा सा हमारा प्राइम मिनिस्टर गुड बॉय भी था, बात मान लिया करते थे। जी नहीं सुन लेना बात, वो इतनी बात किरदार अदा करना चाहिए। नहीं इतनी बात मानते थे कि आज तक ये कहा जा रहा है कि उनकी लड़ाई उस्मान बुज़दार की वजह से थी, क्योंकि बाजवा साहब कहते थे इसे हटा दो और वो नहीं हटाता था, ठीक है ना। और आज तक लड़ाई इस बात की है कि उस बाजवा साहब किसी एक बंदे का नाम लेते थे कि इसे सीएम बनाओ और वो नहीं बनाता था। ऐसी आज तक ऑन रिकॉर्ड है कि बाजवा साहब ने बाहर निकल के अपने कुलीग से कहा कि यार मैं थक गया इस बंदे से, नजम सेठी साहब का वो क्लिप देख लें कि मैं थक गया इस बंदे से, ये मेरी कोई बात नहीं मानता, तो मैं आई गोना रिजाइन, इट इज़ ऑन रिकॉर्ड। तो अब मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, ये सारी बातें झूठ मैंने मैं मान लेता हूँ। अच्छा उस जमाने में नाम नहीं लेना मुनासिब, ये बात आ भी रही थी कि उस पे भी मेरा कमेंट होना चाहिए, उस पे भी मेरा कमेंट है। अच्छा नहीं लगता, हम तो बैठते हैं MNAs MP मिनिस्टर्स सारे जो दोनों, उनका कहना था कि खान साहब को कोई रूहानी किस्म की एक आइडिया कि अगर ऐन से उस्मान साहब अगर चले जाएंगे पंजाब से तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा, उस कहा जाता था। अल्लाह को पता। नहीं ये बात जो है ये हो सकता है कि ऐसे ही हो, क्योंकि ये जितनी लीडरशिप है ना, ये सारी तोहमात का शिकार है। मरियम बीबी वो गिलास स्टील का लेके रहती हैं, उसमें कहा जाता है कि किसी ने वो स्टील के गिलास के अंदर लिखा हुआ है CM पंजाब, मुझे नहीं पता क्या लिखा है कि मैंने मेरा कद ज्यादा है ना तो मैंने देख लिया, तो उसके अंदर लिखा है CM पंजाब। हो सकता है बाबा बड़ा मशहूर किरदार थे बाबा धनकर, जिनको जाके छड़ियां खाते थे, मियां साहब ने भी खाई, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी खाई, ठीक है। तो ये जितने बड़े लोग होते हैं इनके एतकाद भी इतने डिफरेंट होते हैं और सबके ही होते हैं, हर बंदा किसी ना किसी एतकाद का शिकार होता है।
मैं इस पे नहीं जा रहा, मैं तो ये बात ही नहीं कर चलिए, रहा, अकीदे ठीक है इत्तेकाद ना। की बात तो अलग लेकिन है। अगर फर्ज करें कि इमरान खान ने इनको सिलेक्ट किया था, तो इसका बदला क्या ये 24 करोड़ लोगों से लेंगे? क्या इसका बदला पाकिस्तान के निज़ाम से लेंगे? इसका बदला क्या पाकिस्तान की जमहूरियत से लेंगे? इसका बदला क्या पाकिस्तान के आइन से लेंगे? इसका बदला क्या पाकिस्तान के वो अवाम के मैंडेट से लेंगे? आखिर क्या ऐसा है कि ये बदला ले रहे हैं? ये स्टेप डाउन हो जाए, होके कहेंगे जी कराएं आज़ादाना इंक्वायरी, पाकिस्तान तारीख के हसास मोड़ से गुजर रहा है, और ये पता चल जाना चाहिए कि अगर ये इलेक्शन ठीक नहीं हुए तो कौन जिम्मेदार है। अच्छा मलिक साहब, मुझे एक बात बताएं कि उस्मान बुज़दार का चूंकि जिक्र हो रहा है तो मेरे जहन में एक सवाल आया कि क्या उस्मान बुज़दार पर भी कोई ऐसा इमरान खान का बयान आया कि उस्मान बुज़दार की परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, या उनको चूज़ करना, सीएम पंजाब लगाना उनकी बड़ी गलती थी? देखें, जो वसीम अकरम प्लस वो भी हमारे मतलब हैंडसम वज़ीर-ए-आज़म की तलाश थी, वो आम आदमी नहीं थे, और उनको बहुत ज़्यादा पता था कि जब ये हालात ख़राब हुए कहाँ जाके बताना है जो बताना है। तो मुझे मेरी ये ख़बर आपको मैं बिल्कुल 100% दे रहा हूँ, जो सबसे पहले खुदा हाफिज़ करने वाले थे ना ये PTI को, जब क्राइसिस आया तो ही वॉज नंबर 1। तो जो ताकतवर हल्के थे उन्होंने जाके पहली हाथ माफ़ी मांग ली थी कि जनाब अच्छे खासे केसेस थे। ये एडिटर सामने बैठा, मैं गलत तो नहीं बता रहा, कभी सुना, कभी नाम सुना है, कभी केसेस में नाम आया, कभी कोई हुई है। और मेरे ख्याल में ये, अब मैं क्योंकि डाटा नहीं अच्छा नहीं बंदा बोल दे, इतना मुझे पता है कि वो उनकी जो इनकम थी ना अरबों में गई है। यानी कि सिंपल सा फार्मूला ना, जब आप 2018 में आए तो आपकी एक इनकम है, साइंटिफिक पाकिस्तान में रिकॉर्ड है, और जब आप वजीर आला बने तो आपने अरबों रुपए कमाए हैं। तो उसके बावजूद अल्लाह का शुक्र है कोई केस नहीं। जो DGISI को हटाया गया था तो उसमें उन्होंने नाम लिया था फराग होगी और वही मैं कह रहा हूँ, उसमें कोई केस नहीं, था। कोई कुछ नहीं। इससे आपको ना सिस्टम भी समझने की मदद मिलेगी। एक तो आपको वजीर आजम, हमारे जो हैंडसम वजीर आजम थे, उनकी सिलेक्शन, जो मेरा इतराज़ है कि आप कैप्टन है तो आपकी टीम जो है सलूट पे सलूट है, जो बंदा आपने ढूंढा, और इतने अच्छे कम्युनिकेटर थे, इतने बड़े वो स्पीकर थे। इत्तफाक ऐसा है कि 3.5 साल में उनको मौका नहीं मिला तकरीर करने का। मेरी हसरत ही रह गई कि वो बंदा बोले मैं सुनूँ। तो ये ऐसी सिलेक्शन हमने ढूंढी है, क्या बात है, मजा आ गया। अच्छा, चूंकि अब वजारत आला पे बात आ चुकी है तो मैं चाहूँगी कि जो अभी पंजाब में हुकूमत साजी पर गौर हो रहा है, और जो मरियम नवाज़ हैं वो भी अपना एक पार्लिमानी पार्टी का इजलास जो है वो बुला चुकी हैं, तो क्या देख रहे हैं कि ये मामला जो है वो कब तक सेटल हो जाएंगे? क्योंकि अभी 29 फरवरी को हमारा जो पंजाब का बजट है उसका भी वो आखिरी दिन है, तो ये क्या मामला आपको किस तरफ जाते हैं दिखाई दे रहे हैं? पहले तो मैं ये जो उस्मान बुज़दार वाली बात कर रहे हैं ना, उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करना चाहता हूँ। तो कोई उस्मान बुज़दार जैसे वज़ीर आला को पहली दफ़ा नहीं आया था पंजाब में। नकई साहब जो थे उनके मुतालिक कहा जाता था कि उस्मान बुज़दार तो फिर 2 जुमले बोल लेते हैं, वो एक भी नहीं बोल पाते थे। फिर गुलाम हैदर वाई, जिनके मुतालिक बड़े अजीब अजीब से लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते थे, ठीक है ना, मुंशी टाइप और इस तरह के, वो भी वज़ीर आला रहे पंजाब की के। बात है ना, आपने जब परवेज़ इलाही, फिर शहबाज शरीफ, ये इस तरह के देख लिए होंगे जिन्होंने परफॉर्म किया वो थोड़ा बहुत पंजाब में। राना मोहब्बत के साथ उसके बाद एक राना से थोड़ी बड़े दिन हो गए तलहीन ही हमने किया ही राना का, मोहब्बत के साथ देखिए, वो अच्छे हैं या बुरे, वो ख़ानदान है। मैं PTI हूँ। मेरा कहना था कि ये बादशाहत है, एक ज़रदारी ख़ानदान है, एक शरीफ ख़ानदान है, ये पावर अपने पास रखते हैं और ये निकम्मे लोग अपने साथ रखते हैं। मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा, मैं PTI के चेयरमैन की बात कर रहा हूँ। और यार डार्लिंग, हम आपसे तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप कम अज़ कम वहीं तो नहीं ना ढूंढेंगे, आप तो कहीं नहीं ना ढूंढेंगे, क्योंकि आपका क्लेम था नया पाकिस्तान, आपका क्लेम था मेरिट, और अच्छी बात है आपका बेटा कोई नहीं, आपका भाई कोई नहीं। तो हम तो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि आप वाकई एक ऐसा लीडर लाएंगे जिसका विजन होगा, जो कम्युनिकेटर होगा, जो पंजाब को आगे लेके जाएगा और एक एग्जाम्पल बनेगी, और उसी सियासत का खात्मा होगा। और ये सच है, ये सच है। ये हो सकता है राना इसे डिसएग्री करे, उसका राइट है। मैं समझता हूँ कि इमरान खान की हुकूमत में जो एक बहुत बड़ा उस पर दर्द सद बना रहा है ना नेगेटिव, वो पंजाब हुकूमत थी। अच्छा, नहीं, मुझे इस सारी गुफ्तगू में ना उज़्मा का ना एक जुमला बहुत अच्छा लगा कि हम तवक्को करते थे कि वो कोई ऐसा करेंगे और मोरूसी सियासत का खात्मा करेंगे, तो ये उसकी फूफी का पुत्र था, ये उनका पहलूठी का बेटा था। नहीं, मतलब ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था ना, वो ये बात कर रहे हैं कि वो मोरूसी सियासत का खात्मा हो जाएगा जब इमरान खान अपनी एक टीम लाएंगे, नया पाकिस्तान तो ये टीम नहीं थी, तो और ये क्या थी? तो अपनी टीम को ही तो उन्होंने डिसोन कर दिया। उन्होंने कहा मुझे टीम ही अच्छी नहीं मिली। किसने कहा है? इमरान खान। कहाँ का है? कहाँ
है कि उसका ये right है। सारी जो उसका right है, अगर वो पूछ सकता है। न्यूज में लिखी हुई जो बात है ना वो उसको भाई से उसका डिनाई कर right है, लेते हैं आप आप बताएं कि राणा ये साहब। सही कह रहे नहीं अब नहीं, अब यहाँ रुक जाए। या तो खबरें आप सुन लेना मेरी खुद अपने हाथ से ना लिखते नहीं लिखवाते सुन हो। लेना, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं एक अखबार का एडिटर हूँ और मुझे ख्वाब भी ना खबरों की शक्ल में आते हैं। ये मुझे कहाँ पर कहा है इमरान खान ने कि जी मैं ओन नहीं करता इस टीम को। मैं चाहता हूँ कि ये हमारे जो नाजरीन है ना इनके भी इल्म में इजाफा हो। या आपने तो इल्म का समुंदर एकदम बहा दिया ना कि वो उन्होंने डिसोन किया और वो ओन ही तो कर रहा था तो बाजवा से लड़ाई हुई है। मैं ज़रा तेज़ बोल गया, मैं नरम लहजे में आपको बड़े प्यार से समझाता हूँ कि आप एक मिनट नहीं मेरी खिलाकी फलां को आपने बाजवा के कहने पे लगाया, किसी और का नाम लिया तो बाजवा के कहने पे लगाया। सिर्फ एक उस्मान बुज़दार साहब थे कि जिस पर जो है वो खान साहब अड़े रहे हैं एंड तक। तो अभी तो आप कह रही है कि डिसोन किया था। नहीं, मैंने कहा है कि उस्मान बुज़दार के अलावा अभी सादिक संजरानी वाला चले मामला ये देखें। अभी ना ब्रेक में मैं रिवर्स करके सुनवाऊंगा आपको कि आपने कहा कि उन्होंने अपनी टीम को डिसोन किया ना। ठीक है, बार बार जो वजारतें बदलते जा चले आप बहस सुन लें बेटा, सुन लें, रीजन भी बताएं सुन ना लेना, कि वजारतें क्यों बार बार सुन लेते, फिर एक वजीर खजाना चेंज हुआ, फिर दूसरा आ गया, फिर दूसरा आया तो फिर पहला आ गया कि 5-5 6-6 महीने 7-7 महीने का टेन्योर दिया गया। वजीर इत्तलात लगा के उसको चेंज कर दिया गया, कभी उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी दे दी, कभी उसको इत्तलात दे दी। ये डिसोन करना नहीं था तो फिर क्या था? मैंने आपसे इसलिए नहीं बहस करूंगा क्योंकि मैं ये समझता हूं कि आप नहीं बात समझ सकती। अच्छा। कि आपने सुन लेना इस बात से अग्री और सुन तो लेना बीबी, मेरी बात तो सुन लें कि आप एक इंतज़ामी चीज़ें हैं, वो किसी को उठाता है लगाता है, नहीं हटाता लगाता है, ये करता है, ये सारे इंतज़ामी मामलात हैं। इट डजेंट मीन कि वो किसी को डिसोन कर रहे हैं। डिसोन ये करना होता है कि वो कहे कि यार ये बंदे मेरे नहीं हैं। अब आप आराम से कह दें कि खान ने नहीं कहा कि मुझे टीम ही अच्छी नहीं मिली, नहीं कहा। चले आप उससे सवाल मैंने वैसे नहीं सुना, मैंने नहीं सुना। बस आप ये सुन लें। मैं पता है किस लिए आपको ये कह रहा हूँ कि बंदे को वो बात नहीं कहनी चाहिए जिसका उसे खुद ना पता हो। अच्छा। और आप एक ऐसी बात कर रही हैं जो हम दोनों को नहीं पता, और हम दो वो लोग हैं जो सोते भी खबर के अंदर हैं, उठते भी खबर के अंदर हैं। आपने एक ऐसी शुरली सिलेक्शन वाला मामला जो है साडे को तो सराहना खरीदने तो पैसे नहीं सी, खबर तो सुन रहे। चलो अगला सवाल करो, छोड़ो। नहीं मुझे इस बच्ची के ऊपर ना बाज़ औक़ात इसकी मासूमियत पे हंसी आती है। मैं तो देखिए मेरी बात सुने, मेरा काम यह है कि जो लोग बात कर रहे हैं ना, ये जो लोगों तक ये बात पहुंच रही है वो मैं आप तक पहुंचाऊं और आपका तज्जिया ले लूं। चलो अब ना उसमें आगे चलते हैं। ये लाजमी नहीं है कि मेरा अपना सवाल हो। अगला सवाल करने चले, ठीक है करें सवाल राणा साहब इस पे जवाब नहीं देना चाह रहे। छोड़ दें आप। क्योंकि जो जवाब उसने दे दिया अभी आपको फिर समझ नहीं आ रहा कि दो बंदे एक प्रोग्राम के सीनियर तजज़ियाकार करें कि आपको सवाल का ही नहीं पता। चलो छोड़े, आपने गलत सवाल पूछा, ना आपको उसके बैकग्राउंडर का पता, ना कुछ, आपने हवा में एक तीर फेंक दिया। मैं थोड़ी सी ठीक है ना, तीर का रुख मेरी ठीक है ना, मैं तो एक अलग बात नहीं वो भी ये कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रही हैं। ब्रेक में नहीं, झूठ का आपने झूठ बोल रही है ना, आप गलत कह रही हैं। मलिक ने भी ये कहा है कि आप झूठ बोल रही है। इमरान खान ने कभी कहीं ऐसी बात नहीं की। आप पल्ले से चीजें क्यों डालती हैं? राणा साहब, लोगों में एक परसेप्शन को छोड़े, आप यहाँ पे एक जिम्मेदार पोजीशन में बैठी हुई हैं। मेरी बात आप परसेप्शन के ऊपर ना जाएं। पर्सनल नहीं, आप गलत सवाल करती हैं, आपको सवाल का ही नहीं पता होता। आपसे पूछ के सवाल, ठीक है ना, नहीं मुझसे ना पूछे, लेकिन ऐसे सवाल ना करें जिसका कोई वजूद ना हो। हम यहीं से गुफ्तगू के फॉर द सेक ऑफ आप एक ऐसा सवाल कर देती है। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मलिक साहब, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि पंजाब में हुकूमत साजी की जो कोशिशें हैं वो थोड़ी सी तेज़ हो गई हैं और मरीम नवाज़ को हम काफ़ी मुतहरक देख रहे हैं, एक्टिव देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं कि क्या मामला किस तरफ को जा रहे हैं? देखिए, होता है कुछ हमारे सियासतदान भी ना कोई मीडिया से प्ले करते हैं, उनको टाइम की भी सेंस होती है। जो इनकी इतलात आ रही हैं वो तकरीबन ओपन सीक्रेट हो गया कि जो मोटी मोटे फैसले वो सब इनके सारे क्लियर हैं। नंबर 1 प्रेसिडेंट जरदारी, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, पंजाब में नून होगी, नून से मुराद है मरीम नवाज़ और सिंध जनाब उनके पास है, वो शाह साहब आ जाए कोई आ जाए, तो इनके जो मेन जो इंटरेस्ट हैं इन्होंने पक्के कर लिए। अब जो जहाँ पे थोड़ा बहुत इनका फ़र्क पड़ा है छोटे छोटे, वो ये हैं कि पीपल्स पार्टी के अंदर जो चीज़ है वो थोड़ी सी लॉजिकल समझ आ रही है। वो चाह रहे हैं कि उन्हें पंजाब में स्पेस मिले। पंजाब में स्पेस की बड़ी लॉजिकल रीज़न है, 62% पाकिस्तान है। अगर किसी ने भी पाकिस्तान में सियासत करनी है, ये कौमी सियासत करनी है, तो पंजाब से आप
आउट हुए हैं, और आपको पता है पीपल्स पार्टी किसी ज़माने में यहाँ डार्लिंग थी, अब तो मतलब रुल गई है पार्टी। तो वो ये चाह रहे हैं कि अगर आप हमें वजारतें नहीं देते तो जो इंतज़ामी ओहदे होते हैं कई, असल में ये सारा फंडिंग का मसला है। वो कह रहे हैं कि आप पंजाब से भी हमें फंडिंग दें, और पंजाब से फंडिंग से मुराद है कि वो अपने लोगों को चाह रहे हैं कि उनको सरकार के पैसे मिले ताकि वो पॉलिटिकली एक्टिविटी जनरेट करें। तो ये एक लड़ाई है। दूसरी तरफ जो नून है, नून ये नहीं चाह रही है किसी तरह पंजाब, वो समझते हैं पंजाब हमारा घर है, वो घर में वो कह रहे हैं हम KPK में आपका गवर्नर बना देंगे। तो मैं आपको जो मतलब इन शॉर्ट इसकी समरी जो हुकूमत साजी की है, 4 जो मेजर आपकी चीज़ें वो सारी इनकी तय हैं। हो सकता है ये भी हमें ये जो इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे हैं इसके भी अंदर कुछ चीज़ों ने छुपाई हुई, बट आई अश्योर यू जो मेन चीज़ें हैं वो बिल्कुल क्लियर है। और दूसरी तरफ इनको ये भी पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो बड़ा मज़ेदार सिस्टम है। अगर आप ज़्यादा ही अपना दिमाग आपका ख़राब हो जाए ना, ये आप वाकई समझे कि हमारे पास वोट हैं, तो फिर दूसरी तरफ ऐसे भी होता है मुकदमा एकदम रिलीज़ होना शुरू हो जाते हैं, ज़मानतें होना शुरू हो जाती हैं। मतलब खान साहब की बड़ी अल्लाह ताला ने आज उन पर रहमत की, एक ज़माना था एक दिन 7 साल, एक दिन 10 साल, एक दिन 12 साल। आज जज साहब ने कहा जी आते ही समात गए, ख़त्म छुट्टी। तो मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं जो उनको सब कॉन्शियसली प्रेशर है, उनको प्रेशर ये है कि अगर दादली का केस बड़ा हो गया और इमरान को स्पेस मिल गई तो वो ना है कि ये बातों बातों पे हम रह जाए। आप 1-2 दिन में डेवलपमेंट देख लेंगे। ठीक है राना साहब, मुझे ये बताएं कि जो PMLN है वो हमें इस वक्त राना साहब माजरत के साथ हमें इस वक्त ज्वाइन किया है जो अमीर जमात इस्लामी थे साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने ज्वाइन किया। जी सिराजुल हक साहब ने ज्वाइन किया है। सिराजुल हक साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सिराजुल हक साहब ड्रॉप हो गया, लाइन मेरा ख्याल है ड्रॉप हो गई है, दोबारा रब्ता करने की कोशिश करते हैं। राना साहब मुझे ये बताएं कि जो PMLN है वो जो कह रही है कि इतने अहम ओहदे ये मांग रहे हैं पीपल्स पार्टी वाले, तो वजारतें भी लें, जिम्मेदारी भी लें, तो क्या ये मुतालबा गलत है, नाजायज़ है? देखें ये पॉलिटिकल गेम है और इसमें हर पार्टी को हक हासिल है कि वो मैक्सिमम जितनी वो फ़ायदा उठा सके उठा ले। ये बात तो तय है कि बकौल मरियम औरंगज़ेब साहिबा के रो पिटो चीखो, हुकूमत तो आपको लेनी पड़ेगी, हुकूमत आपको करनी पड़ेगी। अब ये कि इस हुकूमत में क्या आपने लेना है क्या लेना है ये हमारा, जैसे हम कहते हैं, हमें हमारे बॉस कहते हैं कि बॉसेस कहते हैं कि जी प्रोग्राम करना है। अब प्रोग्राम हमने करना है, अब ये मैंने मलक ने लड़के करना है, प्यार से करना है, पास दे के करना है, ये हमने तय करना है, लेकिन प्रोग्राम हम नहीं करना है, ये तो तय हो गया। अब दूसरी चीज़ जो है ना वो है मरियम नवाज साहिबा का इम्तहान। पंजाब 60% पाकिस्तान है और जो पंजाब का कामयाब हुक्मरान नवाज शरीफ साहब के क्रेडिबिलिटी में शहबाज शरीफ साहब की बहुत सारी एफर्ट शामिल थी जो उन्होंने की, और वो फ़ख्र से कहते थे कि मेरा भाई देखे उसने ये बनाया ये किया। पंजाब से उन्हें एक अच्छा सांस मिलता था, ठंडी हवा आती थी तो वो आगे करते थे। तो इस बार भी मियां नवाज शरीफ साहब का जो प्लान है वो ये है कि पंजाब से अपनी बेटी के ज़रिए कुछ बड़े काम करवाए जाएं, कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स को बड़े बड़े काम, कुछ रिलीफ के पैकेजेस, तो उससे फिर उनकी एक इमेज बिल्डिंग होगी विफाक के लिए भी, और वो उस तरफ जाएंगे। अब ये मरियम साहिबा का इम्तहान है कि वो इस अपॉर्चुनिटी को किस सतह पे इस्तेमाल करती हैं। मेरी ज़ाती राय ये है कि अगर मरियम साहिबा CM बनती हैं और पंजाब जैसे बड़े सूबे की CM बनती हैं तो उनको अपने बहुत सारे गिले शिकवे बदले इसको छोड़ देना चाहिए और बड़ेपन से बड़े विजन के साथ आना चाहिए। और क्योंकि वो पंजाब की वजीर आला होंगी, वो किसी एक पार्टी के वजीर आला नहीं होंगी, लिहाजा उनको चाहिए कि वो तमाम लोगों को साथ लेके चलने की कोशिश करें। वरना ये जो एक होगा ना वजारत आला वाला, ये डू एंड डाई वाला मामला है। अगर इसमें भी नाकाम हो गए तो मुस्लिम लीग नून और स्पेशली मियां साहब की सियासत खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए, और अगर वो इसमें कामयाब हो गई तो मियां साहब एक बार फिर अपनी पूरी तवानाइयों के साथ सियासत में वापस आ जाएंगे। ठीक, अच्छा मलिक साहब, अभी चूंकि फिर से जिक्र जो है वो पंजाब का शुरू हो चुका है, तो हम देख रहे हैं कि अज़मा बुखारी जो है वो इस वक्त बड़ी मुतहर्रिक नज़र आ रही हैं और मरियम औरंगज़ेब थोड़ी सी हमें बैकफुट पे नज़र आ रही हैं। कोई इस तरह की बात है या ऐसे एज्यूम किया जा रहा है? मरियम क्योंकि रही है ना फेडरल में रही है, तो ज़्यादा उनका लाइव जोन ऊपर रहा है फेडरल में, शहबाज उस कैंप पे रही है। तो उस्मा क्योंकि लाहौर बेस्ड है और मरियम भी CM पंजाब है, तो वो कुछ लोकेशंस का भी होता है ना कि आप सूबे में ज़्यादा, तो मेरे ख्याल में उस्मा बुखारी जो है ना उनकी बेस ज़्यादा लाहौर है और वो शी इज़ मोर क्लोजर टू मरियम। मगर दो जो मैं समझता हूँ रानी का बड़ा अच्छा एनालिसिस किया है, मगर 2 चीज़ें इसमें ऐड करनी ज़रूरी हैं।
एक फैक्टर है, इससे पहले शरीफ फैमिली से 3 वज़ीर आला हैं, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शरीफ। अच्छा, इन तीनों में ना ख़ास किस्म की ना एक पंजाबी हम्बलनेस है। अब थोड़ी सी मैं टेक्निकली बात करने लगूँ, मतलब लोगों को एक्सेस दे देना, लोकल जुबान बोल लेना, माँ जी कह देना, लोगों की खुशी गमी में शरीक पुत्र होना, कह देना। हाँ। अब थोड़ा सा एक मसला है, एक वैसे भी एक जेंडर, हम तो अल्लाह ताला ने सबको बराबर बनाया, मगर फीमेल की लिमिटेशंस भी हैं। देखिए, आप वज़ीर आला पंजाब हो, रात को 1 बजे कोई मर्डर हो जाए, कोई आपका MNA बन जाए, तो आप जाके रात को 1 बजे भी जाके गले लगा लेंगे उसकी बेटी को, भाई को, अफसोस कर लेंगे। फीमेल की एक लिमिटेशन है, एक ये मसला है। दूसरा, मैं जो पार्टी के अंदर से जो मैंने स्मेल ली है वो थोड़ी सी आई है कि मरियम को वो इतना कंफर्टेबल नहीं अप्रोच कर सकते। जो पता नहीं, अब ये पार्टी से मैंने जो इनसाइड लिया है कि जिस तरह वो नवाज शरीफ को या हमजा को या शहबाज तक अप्रोच करते थे, बल्कि शहबाज के बारे में भी काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स होते हैं। वो कहते हैं हमें नवाज शरीफ बड़ा पनाहत देता है। तो मैं समझता हूँ जो रानी ने बात की है बिल्कुल दुरुस्त की है। उसके साथ जो 2 चैलेंज है वो एटीट्यूड का चैलेंज है। अगर आपने अपने में अवामीपन, अगर आपने इस तरह ही 75-75 लाख का अपना बैग पकड़ना है और इस तरह आपने डायमंड्स के साथ जाना है, तो वो पॉलिटिकल फेस नहीं है। वो ठीक है, इस तरह तो चलता है, मगर जब आप CM हो तो मैं समझता हूँ आपका जो फेस है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, बड़ी अवामी होनी चाहिए, बड़ी सादा होनी चाहिए। इस माशरे में बड़े दुख है। तो ये मुझे एग्जैक्टली बताएं कि ये फीमेल होने का मसला है या एटीट्यूड का कोई मसला है? नहीं, वो एक फितरतन भी तो फीमेल में ओस्टेंटेशन होती है। आप फीमेल है, हम लोग तो हम तो बगैर कोड के टाई के भी है, तो हमें डंडा अगर प्रोड्यूसर ना दे तो हमारा तो दिल करता है सोते भी आके प्रोग्राम कर दिए, तो पंजाबी भी बोल लेने। मर्दों में कोई खुदादाद फितरतन भी कोई थोड़ी सी ईजी होते हैं, ये कहना चाहूँगा। फीमेल थोड़ी सी एक है ना उनमें ज़रा रख रखाव कह लें, उनकी ओस्टेंटेशन उनके ब्लड में भी है ना, थोड़ा सा एक असर तो है ना। ठीक हो गया। राना साहब, आप कैसे देख रहे हैं ये अज़मा बुखारी के मुताहरिक? देखिए, जो मलिक बात कर रहे हैं ना, मैं थोड़ा सा इससे डिसएग्री करता हूँ। और किस पॉइंट पे? ख़वातीन के हवाले से ना, जो औरत का एक ओवरऑल वो बनता है ना औरा, वो बड़ा हमदर्द, काइंड, मोहब्बत करने वाला, लाइक मदर टेरेसा। वज़ीर आज़म जेसिंड्रा को देख लें आप, न्यूजीलैंड की, जिस तरह उसने वो सानहे के ऊपर रिएक्ट किया और जिस तरह उसने एक अपने आप को पेश किया, वो बड़ी एक आला इंसानी इक़दार की मिसाल है जेसिंड्रा की। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के ऊपर जब साना कारसाज में हमला हुआ, कितने लोग, 400 लोग शहीद हुए। अगले दिन जो उनके ड्यूटी पे मामूर थे ना लोग, रात को ही वो कहते हैं, मैंने पढ़ रहा था कहीं कि वो मुझे इतला मिली कि बीबी बाहर जा रही है। कहते मैं भागा गया और मैंने पहली दफ़ा थोड़ा सा तल्खी से कहा कि बीबी आपको समझ नहीं आ रही, इतने बंदे मर गए हैं और आप फिर बार उनका चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं जो ज़ख्मी लोग हैं ना उनके पास जाऊंगी और उनकी इयादत करूंगी। एक वक्त आता है जब ये वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है औरत और मर्द का। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ये साबित किया। जब आप मैदान में हैं तो फिर आप मैदान में हैं। मदर टेरेसा ने साबित किया कि जहां मर्द खत्म हो जाते थे वहां मदर टेरेसा शुरू हो जाती थी। ठीक है ना। ये सिद्धू नजवत सिंह सिद्धू ये कहता है, मैं जब पहली मैच की मलिक साहब टेस्ट के पैसे मिले तो मैच गया कि ये पैसे दूंगा। तो कहते हैं जब मैं वहाँ पहुँचा जहाँ मदर टेरेसा इनका जज़ाम के मरीज़ों का, तो मैं बाहर था तो मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि वो अंदर है। कहता मैं जब अंदर घुसा ना तो मैंने एक औरत को देखा कि वो अपने हाथों से ना मरहम लगा रही थी। तो कहते इतनी स्मेल थी कि मेरे जैसा फिट बंदा एकदम बाहर आया और मैंने कितनी देर उल्टियां करता रहा, मैं गिर पड़ा। तो वो औरत कैसे उसके बीच में खड़ी हुई थी और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट थी। सो ये कोई बात नहीं है। मरियम साहिबा ने अगर ये जेस्चर, थोड़ा सा मैं कमेंट करना चाहूंगा, मैं थोड़ा सा वजाहत कर दूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात करता हूं। अच्छा, उज़्मा वाली बात कीजिएगा मुझसे। मैंने अच्छा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ना अपना बर्कले से पढ़ा है, बर्कले कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी है, वहां से लॉ किया, इंग्लैंड से पढ़ा है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो वेल ड्रेस लोग होते हैं ना, वेल ड्रेस जिनको कपड़े पहनने आती है, उसमें मैं टॉप 10 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को रेट करूंगा। उसकी इंग्लिश में टॉप 5 लोगों में रेट करूंगा। उससे अच्छी सिर्फ इंग्लिश राना बोल सकता है, मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ। जो पॉइंट मैं रेज करना चाह रहा हूँ, ये बंदा जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मरियम का चैलेंज क्या है, आप मेरी बात समझेंगे। ये बंदे ने शलवार कमीज पहनी,
ये बंदे ने आके पहली दफ़ा पंजाबी में तकरीर कर रहा था, माँ की गाली निकाली पंजाबियों के सामने, क्योंकि उसको पता पंजाबियों की बीमारी है गाली निकालना। ये वो बंदा है जिसने अपनी लोकल ज़ुबान में दानश्वर का लफ्ज़, मजदूर का लफ्ज़ लेके आया, इस्तिसाल का लफ्ज़ लेके आया। ये वो बंदा है जिसने पहली दफ़ा लोगों से खिताब करते कहा कि मैं शराब पीता हूँ। पॉइंट मैं क्या रेज करना चाह रहा हूँ कि भुट्टो अंडरस्टूड इट के जो ओरिजिनल भुट्टो था, इंग्लिश क्लास, शवाज रीगल, शराब पीनी, इंटरनेशनल पर्सनैलिटी, ठा UNO वगैरह, मगर जब वो ज़मीन पे आया ना तो कमाल आया। शलवार कमीज पहनी है, कब खुले हुए मतलब आपको उसके अंदर पेनिट्रेट करना पड़ेगा, लोकलाइज करना पड़ेगा। मरियम अल्लाह करे कि वो जब लोकलाइज करना पड़ेगा। नहीं ठीक है, उसमें हाँ देखो मैं एक बात बताऊं, पेनिट्रेशन के लिए एक्टिंग करना कुछ और चीज़ है, और एक नेचुरली मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो एक्टिंग तो नहीं करती थी ना, वो एक ट्रू सोल के साथ जो करना होता था वो करती थी। या रेहाना डार बाहर निकली है एक माँ का करैक्टर लेके, तो वो एक्टिंग नहीं कर रही, वो माँ के तौर पे निकली बाहर ना। तो मैं ये समझता हूँ कि मरियम साहिबा को भी ओरिजिनली बाहर आना चाहिए, और आके, नहीं तो दादा की पोती कितनी मशहूर हुई है, ठीक है ना, दादा की पोती भी तो मशहूर हुई ना, लेकिन उसके बाद वो जब बोल रही होती थी तो लोग उस पर ही यकीन नहीं कर रहे होते थे, क्योंकि शी वाज एक्टिंग। तो मैं ये समझता हूँ कि मरियम साहिबा को अपने बहुत सारे ग्रीवेंसेस, बहुत सारे रिग्रेट्स और बहुत सारे रिवेंज साइड पे रखने चाहिए, और रखने के बाद आगे बढ़ना चाहिए और साबित करना चाहिए कि वो एक हादसाती एक बड़े बाप की बेटी नहीं है, वो एक अच्छी पॉलिटिशियन भी है और वो अपने आप को प्रूव भी कर सकती है। तो ये तो बहुत बड़ा मैदान है उनके लिए। लेकिन फिर अगेन डू एंड डाई वाला मामला है, या अच्छी परफॉर्मेंस से वो अपने वालिद का नाम बहुत ऊपर ले जाएंगी, बुरी परफॉर्मेंस से मुस्लिम लीग की सियासत को मजीद गड़े में फेंक। ये इस वक्त बड़ा इंपॉर्टेंट हुआ हुआ है, खास और एक चीज और मैं सॉरी भूल गया, मरियम औरंगजेब साहिबा वो खातून है जिन्होंने मुस्लिम लीग नून का नैरेटिव बड़े अच्छे तरीके से बयान भी किया, हर जगह डिफेंड भी किया। वो मेरे साथ उन्होंने बहुत जगह पे पीटीवी इधर उधर मोहब्बत की और मैं बेरोज़गारी भी काटी, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी सलाहियतों का तो मैं एतराफ़ करता हूँ। लेकिन वो अभी हेट स्पीच से अभी भरी हुई थी कुछ अर्सा पहले, फिर उन्होंने अभी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जी उसके तो गर्दन ही उस टाइम कलम कर देनी चाहिए, सर कलम। मेरा ख्याल है कि थोड़े से अल्फाज भी आपके गले पड़ जाते हैं तो वो एक अच्छी वो हैं, ज़रा उन्हें अगर वो थोड़ी एहतियात करें, थोड़ा बेहतर वो करें, तो मैं समझता हूँ कि स्टिल वो बेहतरीन स्पोक्समैन है पंजाब की। अज़मा में बहुत टैलेंट होगा, लेकिन मरियम औरंगजेब में बहुत ज़्यादा वैरायटी है और वो डायनामिक्स को ज़्यादा बेहतर समझती है आपके ख्याल में, क्योंकि वो उन्होंने फेडरल लेवल पे वही मलिक साहब वाली बात आ गई ना कि वो फेडरल लेवल पर रही हैं, तो वो उनका जो है वो ऑरा और उनका मिजाज भी और है। तो जो अज़मा बुखारी हैं वो अगर इसको लीड करती हैं, मतलब पंजाब में जिस तरह से वो हमें एक्टिव नजर आती हैं, तो आपको लगता है कि वो सही तर्जुमानी कर पाएंगी? वैसे पंजाब में हमारे बड़े भाई परवेज रशीद साहब के होते हुए किसी की दाल नहीं गलनी, ठीक है ना। वो लेकिन अज़मा बुखारी के बारे में, अपना नाम उसमें अज़मा बुखारी के बारे में ये है कि वो बड़ा पेनिट्रेट करती है, लेकिन परवेज रशीद, उनका नाम अज़मा है, लेकिन परवेज रशीद साहब के होते हुए वो खुद बड़े किंग हैं मीडिया के, और जितना वो सहाफ़ियों को और मीडिया हाउसेस को और सहाफ़त की नफ्सियात को समझते हैं, मेरा ख्याल है मुस्लिम लीग नून में कोई नहीं समझता। लेकिन अब वो देखते हैं कि वो मेंटोर ही रहेंगे मरियम साहिबा के, या वो खुद मैदान में भी उतरेंगे। ठीक है, अज़मा बुखारी का नाम लेने से अगली बात सामने आ गई ना, तो अब आपको मेरे मकसद की समझ आ गई होगी कि मैंने जो बात है मैंने उसको। अच्छा मलिक साहब, मुझे ये बताएं कि जो आज सबसे पहले तो एक फेडरल लेवल पे बात कर लेते हैं ना, नू लीग और पीपल्स पार्टी जो गवर्नमेंट बनाने जा रही हैं, तो आपको क्या लग रहा है कि जो पीपी इस वक्त डिमांड्स कर रही है, क्या वो नाजायज़ हैं? नहीं देखे, या वो 2008 का बदला ले रही है? नहीं, ये इस तरह नहीं होता। देखिए हम चीज़ों को मुश्किल बनाने के माहिर हैं। हाँ। ये डील्स हैं। अब मेरी अक्लमंदी है कि मैंने आपसे अगर एक पेन लेना है तो मैं कहूँगा जी आप मुझे, मैं आपके लिए ये खबर लिखने लगूँ, मुझे पेन और आप मोबाइल भी दें, साथ चाय का कप भी पिलाएं। मोर यू डिमांड कुछ ना कुछ ज़्यादा ले लेंगे ना। इतनी तो इंसान इतना सिविलाइज नहीं भी हुआ कि दो पॉलिटिकल पार्टीज बैठे वो कहे जी मेरे दिल में क्या, आपके दिल में क्या। भैया हम तो डबल रोटी खरीदते, उसमें 15 बीच में स्टेप्स रखते हैं, तो ये सारी बारगेनिंग है। मैंने आपको खबर ये दी है कि इनके जो अंदर
जो डन डिसीजन है वो हो गए हैं। अब वो पंजाबी जुबानी का ज़्यादा से ज़्यादा कटा लो, अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा को गवर्नर, असल लड़ाई बस इतनी है। ये बार्गेनिंग है। और तो ये पंजाब में गवर्नरशिप वाला मामला है, वही कह रहा हूँ ना, जब पंजाब में देखे ना आप हैरान रह जाएंगे मैं कितना हमारा पॉलिटिकल कल्चर कितना दुखी है। मतलब पंजाब में अगर आपको गवर्नर मिलता है, पता है क्या इसका मतलब है कि आपको लाहौर में एकड़ों का एक दफ्तर मिल गया, क्योंकि जब यहाँ पे वो अपना जो शहीद हो गया अपना पीपल्स पार्टी के गवर्नर, यार मैं नाम सलमान तासीर साहब, तो उन्होंने पता खुला रखा था कोई जी मैं कारकुन हूँ, पीपल्स पार्टी का जियाला, बस जियाला होना काफ़ी है। तो वहाँ खाने हो रहे हैं, लोग जा रहे हैं, तो आपको पॉलिटिकल मोटिवेशन मिलती है पार्टी को। एक हमारी सबसे बड़ी ट्रेजिडी है कि हमारी पार्टी रियासत के बगैर अपना इस्तेमाल ही नहीं कर सकती। मतलब इनको गवर्नर हाउस चाहिए अपनी पार्टी में जान लाने के लिए, ये असल बात है। ये छोटी छोटी बातें, इसीलिए तरक्की आती है। महकमे मांग रहे हैं, क्यों? क्योंकि अगर आपने कारकुनों को खुश करना तो नौकरियाँ दें, फिर उनको आप गाड़ियाँ दें, फिर आप उनको, हमारा सारा मसला तो एक झंडा है ना। पाकिस्तानी पॉलिटिशियन का पता है क्या मसला है? उसका कोई मसला पाकिस्तानी नहीं है, वो टॉप का कोई नहीं सोचता। वो सोचता मैं थाने जाऊँ तो SHO मुझे कुर्सी दे दे, वो उसको पता लग गया साहब आ गया तो ये मेरी ट्रांसफर करा सकता है। ये छोटे छोटे इनके ख्वाब हैं, इतने इतने मसले हैं। तो क्या कोई ऐसी सियासी डील हो सकती है कि जिसमें जो इनके मैक्सिमम सियासी मफादात हैं वो भी गेन हो जाएं और मुल्की मफाद भी बरकरार रहें? देखो जी, हम तो इसीलिए नवाज शरीफ को अपना सलूट करते हैं कि पावर का वो बादशाह है। वो अब आराम से बर्फों में जाके वो चीते चूते ढूंढ रहा है, बरी में जाके आइसक्रीम खा रहा है, कॉफ़ी पी रहा है। उसको पता है कि यार अगर ये शोर शूट डाल लें, जिन्होंने करवाना है वो करवा ही लेंगे। तो आप सबको पता है, स्वाय मेरे आप दोनों को पता है मैं किन की बात कर रहा हूँ। तो ऐसा मसला नहीं है कि अगर पीपल्स पार्टी का वो कहते हैं ना कि अगर जरूरत से ज्यादा, जिस तरह आपके मैं आपको खबर लिख के दूँ, मैं जी आईफोन मुझे दे, तो आपके लिए अपनी खबर भी फाड़ते जा निकल रहा हो, समझिएगा करो बस। अच्छा ठीक है राना साहब, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आकर मैं जो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने भी कहा है और कहीं ना कहीं बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा है कि चूंकि अवाम ने मैंडेट मिक्स्ड मैंडेट दिया है तो गवर्नमेंट भी कोई इसी तरह की फॉर्म होनी चाहिए। इस पर जो है वो मुशाहिद हुसैन सैयद भी बात कर रहे हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी भी किसी हद तक बात कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद। मलिक साहब, जो आज मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने कहा है कि एक हुकूमत बनाए और उस पर तो हमने किसी हद तक बात की, लेकिन दूसरी तरफ एक और बात भी की है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं उनको चाहिए कि वो अपना बड़ापन दिखाएं और वो जाएं बानी PTI से मिलने के लिए और जो माजी की गलतियां हैं वो ना दोहराएं। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आधी बात तो मुझे बड़ी अच्छी लगी है। लीडर तो आप मुल्क के हैं ना, आपकी लड़ाई तो PTI से नहीं ना बनती। अगर आप एक पार्टी के लीडर हैं या अगर आपको हुकूमत मिलती है, मेरे ख्याल में वो बात तो मैं अच्छी समझता हूँ। मुशाहिद का बड़ा अच्छा मशवरा है। सियासी कैदी रिहा भी होनी चाहिए, ये भी बड़ी मकबूल बात है। मगर मुझे ये समझ नहीं आती, पाकिस्तान की डेमोक्रेसी अंग्रेजियाँ बोलते हैं, अमेरिका तो पढ़ के आए मुशाहिद साहब। डेमोक्रेसी का ये मतलब है कि सारे मिलके खाइए, मिलके लुटिए। भाई अगर आज अगर राना और मैं हम एक टोन पे बात करना शुरू कर दें तो यहाँ फोन आए ना प्रोड्यूसर ने कहना मरे साहब तुसी कर आ रही रहो। अगर लेकिन जब मैंडेट इस तरह का मिल जाए, मैंडेट की बात नहीं है यार, ये डेमोक्रेसी की बात है। डेमोक्रेसी की जो सोल है ना वो इख्तलाफ है। गुल हाय रंगा रंग से है जीनत चमन। हमारे यहाँ ट्रेजेडी है कि हमने अपोजिशन को गाली समझा हुआ है, पंजाबी में कहता। अब इंग्लैंड में हमेशा अपोजिशन को कहा जाता है कि गवर्नमेंट इन द वेटिंग। आपका इख्तलाफ तो ब्यूटी पैदा करता है। मसलन आप एक पार्टी हैं, आपका एक एजुकेशन का विजन है, आप कहते हैं कि अगर हम पाकिस्तान में इंग्लिश सारी लोगों को पढ़ा देना तो हम मॉडर्न सोसाइटी हो जाएंगे। अब मैं समझता हूँ कि मॉडर्न, मेरी पार्टी को ये पता है कि दुनिया में ये तहकीक हो चुकी है कि अगर आप अपनी माँ की जुबान नहीं बोलेंगे आप इंग्लिश भी नहीं अच्छी सीख सकते। मैं कहता हूँ नहीं, मेरी आपसे इख्तलाफ है। मेरी पॉलिसी ये है कि साथ मदर लैंग्वेज पढ़ाओ, कौमी ज़ुबान पढ़ाओ और इंग्लिश पढ़ाओ। और यार इख्तलाफ में तरक्की है। ये सारे आगे हैं, इनके ज़हन में पता नहीं कौमी हुकूमत से मुराद है कि एक केक है और सारे खा लो ताकि आपस में ना लड़ो। और तुम्हारी लड़ाई मेरे लिए ज़रूरी है। आई नीड अपोजिशन, आप पे प्रेशर रहना चाहिए। अगर आप पे प्रेशर उठा दें, ये पता नहीं कहाँ के पढ़े लिखे डेमोक्रेट्स हैं। इससे तो फिर बहुत बेहतर है कि हमारा प्रोफेसर, नाम जरा दुरुस्त कर देना, प्रोफेसर जो हमारे काकड़ साहब हैं वो इतनी अच्छी बात है। सॉरी, पूरा नाम ले मलिक साहब, ये जाती, चलो वो हक प्रोफेसर अनवारुल हक काकड़ साहब। अच्छा, वो इतनी
अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, उर्दू बड़ी अच्छी बोलते हैं, इलामा इकबाल पे बातें करते हैं, कायदे आज़म पे बातें करते हैं, लेक्चर देते हैं, इस्लाम के बारे में आपको बताते हैं। तो आप छोड़े, कल अभी आप बताया 260 अरब आपने इलेक्शन पे लगा दिया, 3000 रुपये का एक वोट पड़ा। तो इतना बड़ा प्राइम मिनिस्टर है, एक स्पीड बैठी है यहाँ पे सीएम, वो उसने बेचारे ने चिंची बिठा के कभी पुल बनाने जा रहा है, कभी सड़कें तोड़ने जा रहा है। मैं मोहसिन नकवी की बात करूँ तो छोड़े आप इलेक्शन का जमहूरियत का बुनियादी जो फलसफा है वो ये है कि लिविंग विद डाइवर्सिटी, इख्तलाफ से जिंदा रहना सीखें। मुझे ये समझ नहीं आती है कौमी हुकूमत क्या बीमारी है। ठीक है। अच्छा राना साहब, जो बिलावल ने कहा है आज कि मुझे नून लीग को वोट देना है तो अपनी शराइत पर दूंगा, तो इख्तलाफ तो नज़र आ रहा है। अगर साथ चलने की बात करें तो ये इख्तलाफ तो यहाँ पर वाज़े नज़र भी आ रहा है। देखिए, एक तरफ बिलावल साहब ये कह रहे हैं कि हालात का तकाजा है कि हम सब मिल बैठ के काम करें। आज की किताब में वो ये कह रहे हैं कि अवाम ने मैंडेट ही ऐसा दिया है, तकसीम मैंडेट हम है, मिल तो के फिर हम मिलकर बैठे। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि मैं अपनी शराइत के ऊपर जो है वो नून लीग को दूं। यानी कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि चूंकि नून लीग इस टाइम फंसी हुई है तो मैं जितना मैक्सिमम इनको वो एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ या ब्लैकमेल कर सकता हूँ सियासी, वो करूँगा और अपने फ़ायद उठाऊँगा। अच्छा, अब मुझे एक बात का जवाब दें। ये जो ये ज़बान बोल रहे हैं कि जी सब जमातों को इक्वल मैंडेट मिला है तो इसलिए सबको मिलकर इक्वल मैंडेट तो नहीं मिला। आज 80 अरकान तो रजिस्टर हो गए सुन्नी कौंसिल में, 80। इसका मतलब है 10-20 अभी और आने हैं, जबकि नून लीग के टोटल 79 है और इनके कुछ 40-45 है। अभी ये उस पे है कि एक जमात जिसे इलेक्शन ही नहीं लड़ने दिया गया आपने, ठीक है, एक जिसको जमात को कहीं से फ्रॉम नो वेयर, इंग्लिश है इसकी मेहरबानी, इसने कहा जी मैं बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता हूं, तो मैंने कहा आज इसने भुट्टो के बाद हाँ, आज इसने मीर तकी मीर के बाद इतनी अच्छी उर्दू बोली है, गुल हाय रंगा रंग, और इसके चेहरे पे कर्ब था, वो इतना मुश्किल जुमला उर्दू बोलते हुए ना, लेकिन वो बोल गया, जान पे खेल गया लड़का, लेकिन बोल गया, ठीक है ना। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि आपने मैंडेट चोरी किया दोनों जमातों ने, अब आपने जब मैंडेट चोरी कर लिया तो अब आपके अंदर जमहूरियत पैदा हो गई, अब आपके अंदर मुल्क की दर्द पैदा हो गया, अब आपके अंदर अवाम पैदा हो गया। अब आप कह रहे हैं जिन्हें सारे मिलके, भाई जो मैंडेट है वो माने ना। अगर आप इतनी जमहूरियत पसंद है, इतनी आप मुल्क से मोहब्बत करते हैं तो माने मैंडेट, कहें कि हाँ जिसको जो मैंडेट मिला है। सिंध के अंदर जो पीर पगाड़ा साहब ने फरमाया है, ये बड़ा सीरियस इल्जाम है कि इलेक्शन से 3 महीने पहले इलेक्शन बिक चुका था। इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कैसे खरीदा है। जीडीए की तो आज भी जो जलसा हो रहा है जीडीए का, आज भी वो एहतिजाज कर रहे हैं, ठीक है ना। 15 लोग एमक्यूएम के खड़े होते, 18 जीत जाते, और ये मुआवजे तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखे थे जो मुआवजे हो रहे। और अब आप ये मुआवजे सारा कुछ कर आके अब आप कह रहे हैं कि मट्टी पाओ तो रोटी खाओ, मट्टी पाओ रोटी खाओ नहीं, मेरा हक है थे रख। आपने जिन जिन के जो वोट है वो दे दे उन्हें, मुल्क में इस्तेकाम आ जाएगा। ठीक, मलिक साहब मुझे ये बताएं कि ये चूंकि अब ये मामला जो है शफाफ इलेक्शन का, ये बुनियादी तौर पर जिम्मेदारी निगरान हुकूमत की होती है, तो निगरान हुकूमत आपको यहाँ पर किस हद तक इफेक्टिव नज़र आ रही है या इनइफेक्टिव नज़र आ रही है? देखिए, अगर निगरान की आप स्टडी करें ना, अगर आप उनको इलेक्शन की माफ़ी दे देना जो वो करने आए थे, तो इससे अच्छी हुकूमत नहीं है। मैं आज ही भी पढ़ रहा था कि हमारी एक तवानाई की कमेटी होती है, वो परसों 23 को मेरा उन्होंने इजलास बुला लिया कैबिनेट के किस्सा होता है, और उन्होंने ये फैसला करना है, राना साहब क्या फैसला करना है कि ईरान के साथ जो लाइन है 80 किलोमीटर की बनानी है कि 800 किलोमीटर की बनानी है। तो इतना ज़बरदस्त आपको हुकूमत मिल गई है। सिर्फ एक ही काम है ना कि इलेक्शन नहीं अच्छा हो, जाते जाते ये ईरान गैस पाइपलाइन पे बात कर जाते हैं। जरदारी साहब से शुरू हुआ था ये काम, आईबी उन्होंने डिवीजन बना दिया। तो मेरा जो आर्गूमेंट है, पहले तो मैं ये खुद कह के मेरा अब थक गया हूँ कि पाकिस्तान का जो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई निगरान हुकूमत नाम की चीज़ आईनी नहीं थी। ये तोहफा है जनरल ज़ियाउल हक का कि होर अपने बंदियां घेरो। ये बेसिकली देखो कितना जुल्म है आप इस गरीब मुल्क के साथ करते हैं कि आप 90 दिन के नाम पे ना अपने चाचे मामे ताए जो ताल्लुकात वाले हैं उनको जनाब वजीर वजूर बना के गाड़ियाँ शाड़ियाँ दे के ना। निगरान गवर्नमेंट के अलावा ऑप्शन क्या है? अगर सिटिंग गवर्नमेंट रहेगी तो वो तो, अगर निगरान गवर्नमेंट इतनी असरअंदाज हो सकती है। एग्जांपल देता हूँ, सिंपल एग्जांपल है कि आपने 5 साल पूरे करने, उससे जो 90 दिन पहले हैं, पहले तो मेरा सवाल है ये निगरान 90 दिन आए नहीं, वो अगली बहस में नहीं जाता। चलिए मैं आप सिंपल आपको दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत की एग्जांपल देने लगूँ। आप इंडिया पे तनकीद जरूर करें मगर कागजों में दे आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑन दी अर्थ। वहाँ पे रूल ये है कि 5 साल जब होंगे उससे 90 दिन पहले राणा साहब आपकी हुकूमत क्या थी, इलेक्शन हो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर सारे काम कर रहे हैं,
मगर असल पावर किसके पास होगी? इलेक्शन कमिश्नर के पास। आपका प्राइम मिनिस्टर 1 रुपया भी नहीं आपको दे सकता, एक गाड़ी नहीं दे सकता, एक ट्रांसफर नहीं कर सकता, एक किसी चीज़ को हाथ नहीं लगा सकता। प्रैक्टिकली इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो इलेक्शन कमिश्नर होता है, ही इज़ द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। कोई ट्रांसफ़र नहीं आप कर सकते। क्यों? क्योंकि इंडिया को इस बात की समझ है कि हुकूमत बदलना कोई आसान काम है। और हमारे यहाँ तो हमने एक नया वर्ड कार्ड बना दिया। एक तो मुझे सेनेट बड़ा अपना अजीज़ है, मुझे जो सारी उम्र गलती फहमी थी कि जहाँ 35 जो है वो कम होते हैं, 66 ज़्यादा होते हैं। एक मैंने ये चीज़ सीखी, इस बड़ी बड़ी लर्निंग है, बंदे के काम आती है। दूसरी मुझे ये समझ आई कि जो असूल कानून 90 दिन का होता है वो पता नहीं 10 महीने का भी हो जाए, 11 महीने का भी हो जाए। तो आपने निगरान ने मुझे बताया किया क्या है, आपने एक काम करना था सवाए आज तो अगर वो हम सेनेटर अपना सदीकी को भी निकाल लें तो सारी पार्टी हो जाती है। एक बंदा मुझे दिखा दे जो मुतमिन है इस इलेक्शन से। तो आपने 10 महीने में वो काम किया, सारी पार्टियां तो एतराज कर रही आप हैं। ईरान की लाइन भी छेड़े हैं, आपने IB का डिवीजन भी बना दिया है, आपके सारे अच्छा आज उन्होंने UAE के वफद से मिले हैं, इन्वेस्टमेंट पे बात की है। तो मेरी तो समझ अच्छा, IB को काबीना डिवीजन के अंडर करने से क्या फ़ायदा क्या नुकसान होगा, इस पर मैं बात करूंगी मलिक साहब। लेकिन जो अभी बात हुई है, तो अगर हम इलेक्शन कमिश्नर पे अभी एतराज़ कर रहे हैं इतना, तो अगर हम उसको इंडिया की तरह पावरफुल कर देंगे, उतना ही पावरफुल कर देंगे, तो आप क्या देखते हैं? तो वहाँ पर फिर देखिए मैं मुझे ज़रा ये बात दुख से कहनी पड़ रही है, तकलीफ से कहनी पड़ रही है कि शायद हम मन हैसुल कौम थोड़े से ना, आई एम सॉरी, शायद मुझे ये कह हम थोड़े से 2 नंबरी के शौकीन लोग हैं। अदरवाइज खौफ किस बात का चीफ जस्टिस मेरा है या आपका है या किसी का है? जब चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट होती है ये अलहदा जोर लगाता है, मैं अलहदा लगाता हूँ। आर्मी चीफ साहब की होती है ये अलहदा लगाता है, मैं अलहदा लगा रहा होता हूँ। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की है अलहदा लगाता है, मैं क्यों लगा रहे हैं भाई? वो सारे पाकिस्तानी हैं, वो सब पाकिस्तान का ओथ उठा के आते हैं, वो किसी के दोस्त नहीं है, वो सिर्फ पाकिस्तान के दोस्त हैं, वो किसी का मुलाजिम नहीं है, वो सिर्फ आईने पाकिस्तान के मुलाजिम है। हम उनको पहले से ही कह देते हैं साड़ा बंदा है, तेरा बंदा है। ये जो निगरान हुकूमत का कॉन्सेप्ट है, ये एक डिक्टेटर ने इसलिए बनाया था कि इलेक्शन को चोरी कर सके, वो अपने बंदे खड़े करके। आप उस चोरी के निजाम को कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये एक्सपायरी वजीर आजम, मैं कोई बंदे के अपने अंदर भी थोड़ी सी होती है ना इखलाकी वो कि यार मैं बस कर दूं भाई, मेरा वक्त खत्म हो गया है। लेकिन आपके अंदर की हिर्स जो है वो खत्म नहीं हो रही। जाते जाते आपने IB को भी डिवीजन का दे दिया, PCB में भी तब्दीलियां कर दी, ईरान से गैस पाइपलाइन का भी कर लिया, UAE से भी आपने इक्तिसादी मुआहदों पे बात कर दी। अब यू हैव नो राइट। एक्सपायरी एक तो होती है ना चीज, एक गली सड़ी होती है। एक्सपायरी चीज में फिर भी थोड़ी सी जान होती है, एक होती है गली सड़ी। अब गली सड़ी हुकूमतें आप जाते जाते फिर ताफुन फैला रहे। आप भाई अब नई हुकूमत आएगी उसको करने दे। लेकिन इनका हाल पता है, उस गरीब वाला है जो अमीर की शादी में चला जाता है ना, तो शादी मुकने लगती है, जाते जाते कहता है फिर रसगुल्ला लबे ना लबे खोर खाना, फिर भाग के जाके एक उठा लेता है। ये वो गरीब बच्चे हैं जो इस टाइम रसगुल्ला खाने के चक्कर में पड़े हैं। बस कर दें, खत्म कर दें, छोड़ दें कौम की जान। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। सवालात तो अभी मेरे जहन में बहुत थे PCB के हवाले से भी, और जो को वज़ीर आज़म के डायरेक्ट कर दिया गया काबीना डिवीजन के मातहत एक और डिवीजन बना दी गई है। इस पर मैं बात करना चाह रही थी कि इसके मकासद क्या है, इसका नुकसान क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, लेकिन इसको कल पर रखेंगे। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।